हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 29 जनवरी 2025 के जेई मेंस का जो पेपर था उसका शिफ्ट 1 के पेपर का डिस्कशन किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन शिफ्ट नंबर 2 का, एंड सेम डेट रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो ये पूछ रहा है कि ये आपके सामने 4 कार्बोकेटाइन 4 एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, है ना। तो ये आपके पास में जो हेलोजन डेरिवेटिव है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे बनेगा। तो सीधी बात है, जहां जहां पे भी हेलोजन है उसको हटा दो, हटा दिया, और वहां पे लगा दो केटायन। जहां पे भी हेलोजन उसको हटाओ, लगाया हमने क्या, केटायन। हेलोजन हटा के क्या लगाया हमने, केटायन। हेलोजन हटाया क्या लगाया हमने, केटायन। अब ये देखो कि जैसे ये वाला और ये वाला एलाइलिक है, एलाइलिक वाला हमारा बेंजाइलिक से क्या होता है, कम होता है। तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो इनमें से ये हमारे कम स्टेबल होगा, ये हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अगर ये एलाइलिक है तो इसके साथ में इसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अगर इनमें से भी स्टेबिलिटी बारे में बात करें तो सबसे कम स्टेबल जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा। देन कौन सा आएगा हमारा, 2, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन को अफेक्ट करने वाला है। फिर ये हमारे पास में कौन सा होगा, बेंजाइलिक, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास में ये आ जाएगा। लेकिन ये फेनिल रिंग है, यहाँ पर तो ये 3 बार रेजोनेंस करेगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट जनरेट करेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। यहाँ पे सभी पे क्या लगा हुआ था, पीआर लगा हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में हमें एचबीआर दे रखा है, जो कि ये हमारे कुछ ईथर दे रखे हैं, कहीं पे ईथर है, कहीं पे हमारे पास में हेमी एसिटल है ना। तो जब उनके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उनमें फिनॉल कौन कौन दे सकता है। देखो ये ध्यान रखो कि जहां बी आर माइनस अटैक करेगा वो तो वो हमारे साथ में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा बी आर माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से कहाँ अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ कभी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ अटैक करेगा नहीं। तो अटैक कहाँ करेगा, इस जगह पे। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे CH3 पी आर बन जाएगा। तो बचा हुआ हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो यही लग रहा है, यही होगा। और दूसरे में देख लेते हैं कि बाकी सबके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, HX की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बी आर माइनस जो अटैक करेगा वो फॉलो कर सकता है SN1, जब 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइम बन रहा हो तो अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ पर 3 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, तो ये बस 3 डिग्री को फॉलो कर सकता है, क्योंकि 3 डिग्री नहीं है, यहाँ पे बेंजाइलिक है, तो यहाँ अटैक करेगा। तो इस केस में हमारे पास में क्या बनेगा, इसका ये हो गया पीएच, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में बी आर हो गया, और इसका बन जाएगा हमारे पास में एच आ जाएगा, इसको मिलेगा H प्लस मिलेगा, तो क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। इस वाले केस में भी अगर कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी होगी तो एक ही मोल है, HBr है हमारा, तो अटैक यहाँ पे कर सकता है Br माइनस, क्योंकि जैसे यहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा तो उसको स्टेबल ये वाला करेगा। ठीक है, तो हम जस्ट 1 मोल के बारे में बात करते हैं, तो Br माइनस ने अटैक किया हमारा कहाँ पर, इस वाले पे, तो ये बाहर होगा, तो बन गया हमारा CH3OH। ठीक है, फिर आ गया हमारा PHCH2CH, ठीक है, PHCH2CH आ गया हमारे पास में, और इस जगह पे क्या आएगा हमारा, Br आ जाएगा, और बी आर के साथ में हमारे पास में क्या आएगा, वो CH3 भी आ जाएगा। आगे बात समझ। फिर अगर इधर सेकंड वाले में बात करें हम, ठीक है, अगले वाले में यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे आपको बेंजालिक दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 डिग्री दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है अटैक बी आर माइनस के यहाँ पर होगा। तो बी आर माइनस अगर अटैक यहाँ पे करता है, पीएच की मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ये, तो यहाँ पे हमारा बी आर माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये OH के साथ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो रहा है, 3CH3OH हो गया हमारे पास में। तो आपको दिख रहा है फिनॉल कौन सा वाला दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला दिख रहा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, हेग्स 1इन4आइन। एक बार हम बना लेते इसका फॉर्मूला। तो हेग्स में 1 पे ही हमारे पास में क्या है, इन है, ये 1 एंड 2 पे इन आ गया, ठीक है। फिर 4 पे आना आएगा, तो 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 पे क्या आया हमारा, आइन आया, 5 पे भी आइन हुआ, एंड ये हो गया। तो हेग्स 1 पे इन है, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे आइन है, और फिर अपने 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो चुके। पूछा गया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो एक बार इसके पाई बॉन्ड गिन लेते हैं हम। तो पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहे होंगे 1 2 एंड 3, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 3 वाले 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहले हमारे कार्बन वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 सिग्मा, तो ये हो गए कार्बन कार्बन के। हाइड्रोजन गिन लो, कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया हमारा 8,
एंड टोटल कितना हुआ हमारा 13, 13 एंड 3 वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी रिएक्शन में है जो आपको डाईएजो डाई बना के दे सकती है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाकी सारे ऑप्शन भी आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, और एक बार सोच के बताइए अगर इस पेपर को दे रहे होते, इस क्वेश्चन को कर रहे होते, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था। हो गया, देख लिया आराम से। चलिए अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए था। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो काफी सारी रिएक्शंस बच्चों को एक तरह से कह सकते उलझाने के लिए दी गई है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे को मेरे हिसाब से जो जब एग्जाम में उसको जो करना चाहिए था वो पेशेंस रख के एक बार रिएक्शन सीक्वेंस को आराम से ढूंढना था कि ऐसा कोई सीक्वेंस है जो हमें डाई एजो बना के दे सकता है, डाई बना के दे सकता है ना। और वो जो सीक्वेंस है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है। कैसे, अगर आप लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ी है डाइजो की तो आपको पता होगा कि जब NO2 रिएक्शन करता है हमारा Sn प्लस HCl के साथ में तो वो एनिलीन बनाता है। एनिलीन की जब रिएक्शन होती है हमारी NaNO2 प्लस HCl से, है ना, तो उससे रिएक्शन करने पर क्या बनाता है वो बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बनाता है, N2 प्लस Cl माइनस बनाता है। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बीटा नेप्थोल के साथ में इन बेसिक मीडियम में, बीटा नेप्थोल एंड विद इन बेसिक मीडियम में, तो बीटा नेप्थोल में OH यहाँ पे होता है तो इसकी पैरा को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पैरा पे तो कोई है ही नहीं है, यहाँ पे तो H निकल नहीं सकता, तो फिर इसकी रिंग की डेंसिटी ज्यादा कहाँ होती है, इस जगह पे होती है, न कि इस जगह पे। तो यहीं से इसकी कपलिंग होगी। तो अगर कपलिंग अगर करवाई जाए, है ना, तो कपलिंग जो होगी इसकी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास में। ये OH आया हमारे पास में और इस जगह पे जो ये कंपाउंड बनाया मैंने, है ना, इसके इस जगह पे आएगा हमारे पास में कौन, हमारा जो नया है डाइओजोनियम सॉल्ट है, उसमें एजो कपलिंग होगी। तो वो एजो कपलिंग कुछ इस तरह से होती है हमारे पास में। ये एजो कपलिंग हुई है और यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई है, पूरा फेनिल रिंग आ गई है ना। तो इस तरह से होती है इसकी एजो कपलिंग। और ये जो हमारे पास में जो एजो कपलिंग से जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए कि इस जो प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो हमारा होता है पैराफिनाइल एजो। इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको कहते हैं हम पैरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पैरा, यहां से लिखता हूँ पैराफिनाइल, पैराफिनाइल एजो, ठीक है, बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, ठीक है। और खास बात यह है कि ये जो हमारी डाई होती है ये हमारी रेड ऑरेंज कलर की क्या होती है, डाई होती है। रेड या ऑरेंज कलर की क्या होती है, डाई होती है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को इस क्वेश्चन में सिर्फ यहीं पे ध्यान देना था, बाकी सीक्वेंस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना था, क्योंकि उनके एज सच कोई अच्छे रिजल्ट हमारे पास में मिल नहीं रहे थे। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एरर यहाँ एनटीए ने फिर से कर दी थी बच्चों को उलझाने के लिए। ये हालांकि एक अच्छी बात नहीं होती है कि उनको ऐसे क्वेश्चन देखकर उसके अंदर उलझा देना, उनका टाइम खराब करना, ये सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी ठीक है, वो एक बड़ी अथॉरिटी है। तो मैं आपको बाकी का आंसर बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो अगर हम H2SO डालेंगे तो सबसे पहले उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर आप PCl5 की रिएक्शन करवाओगे तो वो यहाँ पे क्या बनाएगा, हमारा बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप यहाँ से इसे एनिलीन से करवा दोगे तो वहां पे आपके पास में बेंजोलेशन हो जाएगा। तो बेंजोलेशन हो जाएगा, मैं इसको पीएच लिख दूं, है ना। तो बेंजोलेशन हुआ तो हमारे पास में ये NH, और ये बेंजोलेशन हुआ, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन है हमारे पास में, ठीक है, बेंजोलेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसमें कैसा होगा कि ये सल्फोनिक एसिड है तो इसको SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या बन जाएगा हमारे पास में, SO2Cl बन जाएगा। जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो सल्फोनेमाइड बन जाएगा, ठीक है, सल्फोनेमाइड बनेगा, SO2NH2 बन जाएगा हमारे पास में। SO2NH2 की रिएक्शन जब आप कहीं पे करवा दोगे हमारा PHCl2 से, है ना, तो थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसकी यहाँ पे हो जाती है ना। ये रिएक्शन करता है, फिर यहाँ से क्या होता है, हमारा HCl वगैरह यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो रिएक्शन होगी वो प्रॉपर तरीके से वो ये यहाँ से क्या होगा, हमारा Cl माइनस क्या होगा, बाहर होगा। तो अगर बनाए हम PH
SO2 SO2 NH माइनस HCl कर दिया मैंने डायरेक्ट ही, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, ये pH इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनना पॉसिबल होता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अगले में थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ना, रिएक्शन तो आपको परेशान करने वाली ही थी कि ये NH2 का सबसे पहले N2 प्लस और Cl माइनस बनता है, लेकिन आप जानते हैं कि सच टोलुइन कभी भी हमारी एजो कपलिंग करता ही नहीं है, तो वो सच वहां पे उसका कोई रिएक्शन होने वाली नहीं थी। ओके, आगे सो में, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। एक बार जरा वापस देख लीजिए आपके फोर क्या है आपके पास में। ओके, तो बच्चों अगेन एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं, है ना, वो इनमें से कौन कौन है। हालांकि वैसे आप लोगों ने ट्रिक्स पढ़ रखी होगी कि एसेंशियल अमीनो एसिड की जो होती है, तो मैं बल लिख देता हूँ। एसेंशियल अमीनो एसिड वैसे वो होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए नहीं जाते। ठीक है, 20 अमीनो एसिड में से 10 हमारे पास में एसेंशियल होते हैं, 10 हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं। और इसको जो मैं बच्चों को बताता हूँ उसके ट्रिक मेरे पास में जो है VIP हॉल में, है ना, ये में खाली M ही काम का है ना। VIP हॉल में कर दो, है ना, VIP हॉल में TT। एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो V जो है, V का मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ ना मैं, ताकि आपको पता चलेगा। VIP हॉल, है ना, हॉल, डबल L यहाँ पे आ गया, है ना, एक L यहाँ ले लिया, मैं। ठीक है, ये M का मैं जो है मैं M ही कर लेता हूँ, इसको पूरे ले लेता हूँ, सही रहेगा। हाँ, M ही मैं VIP हॉल में TT। गिन के जरा देखो कितना वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो जो V जो होता है उसका मतलब जो होता है हमारे पास में वो होता है वैलिन, याद रखना बच्चों। ठीक है, I जो होता है वो होता है हमारा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। P यानी होता है फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। H जो होता है वो होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। वैसे हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल भी होता है, क्योंकि ये एसेंशियल भी काउंट होता है कहीं कहीं पे, कहीं पे नॉन एसेंशियल भी होता है, तो सेमी एसेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, A यानी होगा हमारा आर्जिनिन, आर्जिनिन। L यानी कि दो तरह के हमारे पास में होते हैं, एक आप चाहो तो लाइसिन कर लो, और दूसरा L का मतलब होता है ल्यूसिन। ये दिख रहा है आपको, ल्यूसिन, इसी का डेरिवेटिव है ल्यूसिन। M जो होगा वो मिथियोनिन होगा, मिथियोनिन। और जो T जो होता है हमारा वो होगा ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ट्रिप्टोफेन। और फिर से एक जो T आएगा उसका होगा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। वैसे अमीनो एसिड जब पढ़ाया जाता है तो हम कहते भी हैं कि इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को आप सेपरेट करना सीख जाओ, तो एक अच्छा क्वेश्चन वहां बन जाता है। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए इनमें से कौन कौन सा है हमारे पास में। वैलिन बिल्कुल होता है, प्रोलीन नहीं है ना, वैलिन हमारे पास में होता है, प्रोलीन नहीं होता है। लाइसिन होता है, थ्रियोनिन होता है, और टायरोसिन भी नहीं होता है ना, तो टायरोसिन नहीं होता है। तो अगर इसका ऑप्शन बना जाए तो हमारा A C D ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हमें, है ना, आराम से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते अपन। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन विद HNO3 एंड H2SO4 followed by oxidation 4 nitro 1,3 dicarboxylic 4 nitrobenzene 1,3 dicarboxylic acid is obtained as measure product। पहले भाई रिएक्शन करके देखते हैं। इसने बोला मेटाजाइलिन, ओके, मेटाजाइलिन में ये हो जाएगा हमारा, और जब हम उसका नाइट्रेशन करेंगे H2SO4 HNO3 से, तो आपको पता है कि इसमें जो इसकी साइड्स जो है जहां पर NO2 ग्रुप आना चाहिए वो हमारे पास में दो मिल रहे हैं। एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, बट स्टैगली क्या इंडेंट है, तो इसको नहीं प्रेफर करेंगे हम लोग, ये या ये करेंगे। ओके, तो मैं काम करता हूँ, NO2 ग्रुप को यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब मैंने NO2 ग्रुप को यहाँ लगाया,
इसका करना है हमें ऑक्सीडेशन। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे तो यानी कि KMnO4 से हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो दोनों के दोनों जो CH3 ग्रुप है हमारे, वो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सो यहाँ बन जाएगा COOH, यहाँ बन जाएगा COOH, और यहाँ तो हमारा क्या है, NO2 है ये। अब इसका नाम पढ़ लेते हैं अपन, क्या होगा, 1 2 3 है ना, 4, 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे। अगर इधर से क्या 1 2 3 4 तो गलत हो जाएगा, इधर से नंबरिंग सेम होगी। तो 4 पे नाइट्रो आ रहा, 1,3 पे डाई कार्बोक्सिलिक से आ रहा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। सेकंड वाला पढ़ो, CH3 ग्रुप ऑर्थो पे डाइटिंग होता है और NO2 ग्रुप मेटा डाइटिंग होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये जो पूछा गया होगा सेपरेशन मेथड के ऊपर पूछा गया है। इससे जो पहले जो शिफ्ट थी उसमें भी एक सेपरेशन मेथड आया था, उसमें स्टीम वोलेटाइल आया था। इस बार इसमें क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया है। और क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है, एब्जॉर्प्शन पार्टीशन होती है ना। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है और थिन लेयर आता है। ये एनसीईआरटी में 2 पेज के अंदर अच्छे से बता रखा है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा पार्टीशन और पेपर दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, क्योंकि पेपर पार्टीशन का टाइप है, पूरा पार्टीशन पेपर नहीं है। पार्टीशन में और भी तरह की क्रोमेटोग्राफी आती है ना। देखो ये बोल रहा है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर बात करें अपने में, कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पार्टीशन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि यही बात मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया भी था कि बच्चे जनरली इस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, जनाब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ जाएंगे तो मजा बड़ा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें होती है ना। हम लोगों ने तो परफॉर्म भी की हुई है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ मैं आपके सामने, है ना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको उसको सिंप्लीफाई में सबसे सिंपल तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लूंगा तो मैं यहाँ पे पेपर को भी आपके साथ में लिख देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं अपन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज है ना, डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये जो सेपरेशन होता है ना, लिख देता हूं मैं, सेपरेशन सेपरेशन बेस्ड ऑन एक बार मैं सिर्फ पार्टीशन के बारे में बात करूंगा, बेस्ड ऑन द partitioning of solute between two liquid phase, है ना। दो लिक्विड फेज जो होती है, जो इमिसिबल होती है, उनके बीच में इनको क्या करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बता दिया। फिर इनकी कुछ होती है, देखो दो तरह की फेज होती है इसके अंदर, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज रुकी हुई रहेगी और मोबाइल फेज जो होगी वो चलती रहेगी, नाम से पता चलता है। तो स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज देखते हैं, है ना। तो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होती है, लिक्विड कोटेड। देखो इनको आप नोट्स की तरह से बना लेना तो काम आता है ना। मैंने बहुत अच्छे से इसको आपके लिए जमा के लिखा हूँ, ताकि क्योंकि ज्यादा इनको फोकस होता नहीं बच्चों के ऊपर, आप इतना करोगे तो हो जाएगा। लिक्विड कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट लाइक, जैसे कि सिलिका जेल, सिलिका और सेल्यूलोस। ठीक है, यानी कि पेपर की तरह हो सकता है, इसके अंदर बात कर दो।
फिर अगर बात करें इसकी मोबाइल फेस क्या होगी, मोबाइल फेस के बारे में बात की जाए इसके, तो जो मोबाइल फेस होती है इसकी, है ना, लिक्विड और गैस दैट मूव्स द सैंपल, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक पेज डालता हूँ। अब सपोर्टिंग मेटल के बारे में बात करते हैं कि कौन सा मेटल इसको सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने वाला जो मटेरियल होता है वो गैस कॉलम होता है, गैस कॉलम है ना, ध्यान रखना। और सिलिका हो सकता है और रेजिन हो सकता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेपरेशन देखें इसका, तो टाइप्स ऑफ सेपरेशन जो होता है हमारा बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी के बेस के ऊपर होता है, बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी। अभी आप लिख रहे होंगे वैसे, जैसे हम पेपर को करेंगे तो साथ साथ में आप कंपेयर कर देंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। सॉलिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन टू लिक्विड फेस, जैसा कि हमने बात की थी, इसमें 2 लिक्विड फेस लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। एग्जांपल लास्ट में लिख देंगे अपन इसका। वहीं पेपर सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें हम कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात की जाए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, उसकी डेफिनेशन बोले, अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे क्रोमो लिखा है, नहीं समझ आना, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी यूजिंग पेपर एज द स्टेशनरी फेस समझ में आ ही चुका है यहाँ पे। तो अगले लाइन में आपको बता लिया कि इसके अंदर स्टेशनरी फेस कौन होता है, हमारा पेपर होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है इसके अंदर, वाटर ट्रैप्ड, है ना, धीरे धीरे पेपर में जो होता है, इस पेपर हम व्हीकल लगाते हैं वो धीरे धीरे क्या करता है, उस पेपर के ऊपर से वाटर या जो लिक्विड होता है ऊपर की तरफ मूव करता है ना, ऐसे ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। पेपर ट्रैप्ड इन द फाइबर्स ऑफ द पेपर, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, सिलिका जेल या सेलुलोज होते हैं। अब पेपर में जो होते हैं वो सेलुलोज वाले टाइप के पार्टिकल भी हो सकते हैं हमारे, मतलब फाइब्रस पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मोबाइल फेस होती है ना, इसमें तो क्या होती है, एक लिक्विड या गैस जो होती है हमारे, इसके अंदर सिर्फ लिक्विड ही होगी, सॉल्वेंट होंगे, है ना। लिक्विड सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है हमारा, वाटर, एथेनॉल, एसीटोन, कुछ भी हो सकता है। इसमें सपोर्टिंग मेटल क्या था हमारा, गैस कॉलम था, है ना। इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट बनाया जाता है इसके अंदर, है ना, या फिर सिलिका होती है, रेजिन होती है। बट इसमें फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो हम बात करें, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल हमारा क्या हो गया, फिल्टर पेपर हो गया। और टाइप्स ऑफ सेपरेशन की अगर हम बात करें तो ये था हमारा बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इन टू लिक्विड फेस, लेकिन ये होता है हमारा बेस्ड ऑन डिफरेंट
माइग्रेटिंग लिक्विड या माइग्रेटिंग सॉल्यूट, है ना, लिख देता हूं मैं। डिफरेंट ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन मैं क्लियर लिखता हूं क्योंकि ये आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। माइग्रेशन ऑफ सॉल्यूट अलोंग द पेपर। थोड़ा सा बच्चों के लिए टिपिकल हो भी सकता है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में रिलेटेबल नहीं है ना, तो ये जो मैंने थ्योरी लिखी है उसको अच्छे से लिख देना ना। ये पूरा डिटेल में जो मुझे लगता है कि जितना ज़रूरत होता है आप ना, क्योंकि दिया गया तो एनसीईआरटी से ही, हमारे क्लास 11 से दिया गया है, ठीक है, उसी बेस दिए। थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की मैंने, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है ताकि कभी कंफ्यूजन आ भी जाए तो आपको समझ में आ जाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्पल में कुछ लिख देता हूँ, वैसे एग्जाम्पल तो आप हायर क्लास में जाएंगे तो देखोगे। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यूट्यूब पे आप इसका यूट्यूब पे वीडियो अगर देख सकते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में HPLC होगा अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स या पिगमेंट्स, हम लोगों ने किए भी थे कि पिगमेंट्स के बारे में, पिगमेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं ना, और डाइज, है ना, ऑन पेपर, पेपर के ऊपर। ये तो बड़ा सिंपल है, आप ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, पूरा का पूरा मैंने इसको समझा दिया। अब हम जो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि स्टेटमेंट हमने देख लिया यहाँ पे। चलो, ये बोल रहा है इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन लेयर ऑफ लिक्विड, लिक्विड होती है बेटा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने बोला ना, ये लिक्विड वगैरह जो जो स्टेशनरी फेज है हमारी, है ना, वो लिक्विड की कोटिंग होती है जो सॉलिड के सपोर्ट में आती है, ठीक है। थीन लेयर, स्टेशनरी फेज इज थीन लेयर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट सपोर्ट मैंने बताया था ना आपको कि सपोर्टिंग मेटल जो होता है वो क्या होता है, हमारा गैस होता है, गैस कॉलम होता है। तो इनर्ट गैस का सपोर्ट है, या मतलब ऐसा कुछ इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, सिलिका का यूज किया जाता है, सपोर्टिंग मेटल जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेस, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन दे रखी है, उससे हमें प्रोडक्ट बन रहा है डाई बेंजल एसीटोन, ठीक है। और उसके लिए हमने जो रिएक्टेंट ले रखे हैं वो बेंजल्डिहाइड ले रखे हैं, है ना। हालांकि जो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन होती है वो एक तरह की एल्डोल रिएक्शन होती है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसके लिए जरूरत किसकी होती है। इसकी होती है हमारे पास में, एक होता है बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेने पड़ेंगे और एसीटोन का 1 ही मोल लोगे, तो 2 मोल आपको किसका चाहिए, बेंजल्डिहाइड का चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाटर रिमूव करते हैं, अल्डोल होता है दोनों तरफ से, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर गायब हो जाए तो ये हमारे पास में जो बनाता है प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से बनाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर पीएच आएगा। ये बेसिक मीडियम में होती है रिएक्शन, एक तरह की एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी है एसीटोन के साथ में, 2 मोल लेंगे। अब बोला ये गया कि इसमें थोड़ा मोल कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया, ठीक है। बोला है कि बेंजल्डिहाइड, देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हमें 2 मोल क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए, दिख रहा है आपको, ओके। और बेंजल्डिहाइड जो होता है उसका मोलर मास होता है हमारा 106, उसका मोलर मास होता है, मैं बता देता हूँ इसका मोलर मास कितना होता है, 106 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। एसीटोन हम इसके लिए लेंगे, हालांकि एसीटोन के मोलर मास की यहाँ पे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। और बेसिक मीडियम लिया जाएगा और उससे आपके पास में बन जाएगा ये वाला जो कि होगा बेंजल, है ना, डाई बेंजल एसीटोन, ठीक है, बलिक हाँ। और इसका जो मोलर मास जो बनेगा हमारे पास में वो समथिंग आएगा हमारा 234
ग्राम पर मोल आता है। ओके, तो ये बोला गया कि परसेंटेज यील्ड की तरफ से क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास में, क्योंकि हमें यहाँ जो दिया गया है ना वो बेंजल्डिहाइड वो दिया है, वो कितना है गिवन है 5.3 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बना है वो 3.51 ग्राम बना हुआ है। पहले दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लो। अगर हम 5.3 ग्राम डिवाइड बाय 106 को करते हैं ना, मोल निकालते, तो ये मोल आते हैं हमारे 0.05 मोल हमारे पास में आ जाते हैं। और अगर इसका आप अगर मोल निकालोगे तो 3.51 डिवाइड बाय 234 करोगे आप लोग, तो 234 करने पर इसके जो मोल हमारे सामने आने वाले हैं वो समथिंग लाइक 0.015 मोल आने वाले। ओके, तो अब आपको दिख रहा है कि 2 मोल है तो इसका कितना बनेगा, हमारा 1 मोल बनेगा, यानी अगर इसका 0.5 मोल है ना। क्योंकि समझो परसेंटेज यील्ड जो होता है, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालता है, वो प्रोडक्ट के लिए होता है। पहली बात तो ये किसके रेफरेंस में होता है, हमारा प्रोडक्ट के रेफरेंस में होता है। तो परसेंटेज यील्ड ऐसे निकालता है कि एक्चुअल वैल्यू आपके पास में प्रोडक्ट की कितनी आई है, एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट, और थ्योरेटिकल जो होते हैं हमारे पास में या कैलकुलेटेड जो होते हैं थ्योरेटिकल मोल जो कि आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100 करेंगे। तो देखो एक्चुअल में कितना आ रहा है वो तो हमारे सामने आ गया 0.015 0.015 हमारे पास में आ चुका है, इंटू 100 हमने कर लिया। थियोरेटिकल कितना बनना चाहिए, अगर ये हमारा 2 मोल है ना, दिख रहा है आपको 2 मोल है, तो ये कितना बनना है हमारा 1 मोल ही बन रहा है। तो अगर ये 0.05 मोल है तो ये बनना कितना चाहिए हमारे पास में 0.025 बनना चाहिए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन को करोगे तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका जो परसेंटेज यील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60% इसका क्या आ रहा है, हमारा यील्ड आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा इंटीजर टाइप में वो क्या होगा, 60% हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C9H12, ठीक है। इसके बारे में बोला हुआ है कि 2 बातें बोली गई कि ये नेगेटिव बेयर टेस्ट देता है, पहली बात तो ये, और बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है कि इसके टोटल आइसोमर बताने हैं जो कि नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स दे सकते हैं, है ना। अब नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और अगर आप इसका देखोगे इस फॉर्मूले से, तो इसका डी जो निकल के आता है हमारे पास में, इसका डी आता है हमारे पास में 4 आता है, और डी 4 तो बेंजीन का तो होता ही है, ठीक है। तो बेंजीन के कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा 3 कार्बन हो, तो 3 मेथिल वाला ग्रुप हो सकते हैं, है ना। या आप चाहो तो उस पर प्रोपाइल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो उस पर एक मिथाइल एक इथाइल लगा सकते हो। अब दूसरी बात बोलते हैं इसकी कि ये बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि नॉन एलिफेटिक साइट के लिए बताना हमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, फॉर्म 4, है ना, विद 4 नॉन एलिफेटिक साइट्स सब्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें तो 1 2 3, यानी मेथिल वाला कैंसिल कर दो, 1 2 3, है ना। तो प्रोपिल वाला भी क्या करो, कैंसिल कर दो, यानी कि मैथिल और एथिल वाला ही इसका आंसर होना चाहिए। तो देखो मैथिल एथिल में कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 साइड मिल गई, ठीक है। और इसका आइसोमर ढूंढते हैं, हमने क्या किया, इसको यहाँ लगा दिया, एथिल को यहाँ लगाया, तो एक साइड ये होगी, दूसरी तीसरी चौथी। चलो और देखते हैं, एक बार स्कोर आगे बढ़ाते हैं, एक ये हो गया, है ना। और यहाँ देखा जाए तो ये 1 1 2 2, है ना। तो इस फिगर में तो सिर्फ 2 ही साइड मिल रही, कितनी मिली, 2 साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ही है, ये वाली साइड एक जैसी है, ठीक है। तो 2 मिली, यानी इसका आंसर तो होंगे यहाँ से 2 ही आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा 2। तो जो आंसर आना चाहिए बस में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो बच्चों, अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हमारा सेम, जो सेपरेशन टेक्निक के बाद में जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है हमारी, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है आपका, जो IUPAC एंड GOC जो एक साथ में मिलता है ना, वहीं से। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सामने, ठीक है। और इसकी मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, स्टीम वोलेटाइल से आया था। इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्रोमेटोग्राफी से आया था। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। हालांकि चैप्टर से ही देखा जाएगा, सिर्फ NCERT में देखा जाए तो IUPAC से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, तो है ना। तो चलो देख लेते हैं, यानी कि 11th वाला जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सल्फर सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कैरियस मेथड, है ना। आप लोगों को पता होगा कि मेथड का नाम क्या होता है हमारा, कैरियस मेथड। कैरियस मेथड को यूज करते हैं हम, है ना। अगर उसके अंदर आपको पता हो तो कैरियस मेथड के अंदर, है ना, जो नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, बेसिकली होता क्या है कि हमने कैरियस ट्यूब जो होती है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कौन है, सल्फर है। तो उसके अंदर हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को डालते हैं, यानी कि जिसमें HNO3 की कंसंट्रेशन लगभग 85% से ज्यादा हो, उसको डालते हैं। तो जो सल्फर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा H2SO4 के अंदर। फिर इस H2SO4 का जो होता है उसको BaCl2 के सॉल्यूशन के साथ में हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, तो BaSO4 की व्हाइट पीपीटी बन जाती है ना। ये पीपीटी बन जाती है हमारी, ठीक है। इन सल्फर सेपरेशन 0.20 ग्राम ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हमारे पास में लिख देते हैं यहाँ पे 0.20 ग्राम, ठीक है। 0.20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास में, ऑफ अ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट कितना मिल गया हमें, 0.40 ग्राम मिल चुका है ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, है ना, आपको बताना है। लास्ट में थोड़ा सा आपको उसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। तो अगर देखो हम बात करें कि जो हमारे पास में मास हमें BaSO4 का दे रखा है, तो अगर हमें निकालना मास ऑफ सल्फर का निकालना है कि सल्फर का ही मास कितना है हमारा ग्राम में निकालना है, तो पहले एक बार वो मोल निकाल देते हैं। तो मोल ऑफ BaSO4 कितना है, मोल ऑफ BaSO4, देखो BaSO4 का हम जैसे इसका सारे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मोलर मास जो आता है वो हमारा निकल के आता है 233, ठीक है। आप निकाल सकते हो। तो मोल अगर निकालेंगे तो हमारे पास में कितना मिला हुआ, 0.40 डिवाइड बाई 233। और उसी में हमें मोल निकालना, मतलब उसी में हमें, कि जितना मोल, समझना बात को, जितना मोल हमारा BaSO4 होगा, ठीक है, उतना ही मोल उसके अंदर सल्फर भी होगा। यानी मोल ऑफ BaSO4 कितना हमारे पास में 0.40 अपॉन 233 है। तो मोल ऑफ सल्फर भी कितना होगा, 0.40 अपॉन कितना है, 233 होगा। अब इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम इसके ग्राम में करना है, तो उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सल्फर का मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ सल्फर हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.40 233 इंटू क्या आएगा हमारा 32। ये हमारे पास में सल्फर आ चुका है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मास आपको ऑलरेडी गिवन ही है, तो बस परसेंटेज निकाल दो। तो कितना होगा हमारा परसेंटेज ऑफ सल्फर, या परसेंटेज जो होता है कंपोजिशन सल्फर का निकाल रहे हैं अपन, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, तो 0.40 इंटू 32 अपॉन में 233। और कितना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड जरा, 0.20 इंटू में क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करूं तो ये समथिंग लाइक जो हमारे सामने आती है, तो इसका आंसर आता है लगभग हमारा 27.467% तक आया हुआ है, ठीक है। अब उसने बोला ये है कि ये तो हमारा परसेंट आ चुका है, यहाँ देखेंगे तो 10⁻⁻1 में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं करूंगा तो 27.467 इंटू 10⁻⁻1। अब मुझे इस वाले को राउंड ऑफ करना है, तो उसको राउंड ऑफ अगर मैं करूंगा तो ये क्या होगा हमारा 275 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो कितना आएगा हमारा 275 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों को बात समझ, ठीक है। तो आंसर हमारा 275 है। तो ये हमारा था पूरा 29 जनवरी का जो भी सॉल्यूशन है वो इंटीजर प्लस सब तरह के सिर्फ ऑर्गेनिक का।